नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो सबसे पहले सबसे ताजी घटना पर ही चर्चा कर लेते हैं। अभी अभी सूचना आई है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा अचानक क्यों हुआ है? करीब करीब वो 39 महीने यानी 3 साल 3 महीने पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं। पूरे कार्यकाल में उनकी ममता बनर्जी से बनी नहीं, ठीक उसी तरीके से जैसे इनके पूर्ववर्ती गवर्नर जगदीप धनखड़ की कभी नहीं बनी ममता बनर्जी से। बनी तो केसरीनाथ त्रिपाठी की भी नहीं थी, लेकिन लगातार 3 गवर्नर राजभवन से कुछ इस अंदाज में विदा हुए हैं। और चूंकि 1 डेढ़ महीने के भीतर ही पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ऐसे में गवर्नर का अचानक पद से इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। अभी केंद्र की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है जब हम बात कर रहे हैं, पर ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं शॉक्ड हूं, आश्चर्यचकित हूं। और उनका ये भी कहना है कि हो सकता है केंद्र सरकार उन पर कोई प्रेशर बिल्डअप कर रही हो, कोई गलत काम करवाने के लिए, और वो उसके लिए तैयार ना हुए हों और इसलिए अब इस्तीफा देकर के वो जा रहे हैं। जहां तक गवर्नर का सवाल है, सीवी आनंद बोस का सवाल है, उन्होंने कहा है कि मैंने राजभवन में पर्याप्त समय व्यतीत कर लिया है। ममता बनर्जी के हवाले से कहा गया है कि तमिलनाडु के जो इस समय गवर्नर हैं, आर.एन. रवि, उनको पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी हो रही है। आर.एन. रवि अगेन एक ऐसे गवर्नर जिनकी तमिलनाडु सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से एक दिन नहीं बनी है। वो असेंबली को संबोधित करने जाते हैं तो कोई ना कोई इशू होता है, वो बाइकआउट करके चले जाते हैं। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं, कुछ मुद्दे तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और वो मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने तो राष्ट्रपति को भी बाउंड करने की कोशिश की कि असेंबली अगर कोई कानून पारित करके, विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेज रही है, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर उस पर फैसला करना पड़ेगा। ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच या संवैधानिक पीठ, ये तो संवैधानिक पीठ भी नहीं थी, कोई बेंच सीधे राष्ट्रपति को ही निर्देश देना शुरू कर दे कि आप 3 महीने में फैसला लेने के लिए बाध्य हैं। तो उसके बाद आपको याद होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर राय देने के लिए कहा था कि क्या देश की सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, जो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं या बैठे हैं, उनको इस तरह के दिशा निर्देश दे सकते हैं क्या? तो कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट से वो जो गाइडलाइन पर राय मांगी गई थी, निर्देशों पर राय मांगी गई थी, उसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दिशा निर्देश नहीं दे सकता है। लेकिन ये इस तरह की बातें की गई। तो अब आर.एन. रवि अगर पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनने जा रहे हैं, और जैसी तमाम तरह की चर्चाएं इस बीच चल निकली हैं कि केंद्र सरकार इस बार के पश्चिम बंगाल के चुनाव को एक्चुअल में बहुत ही गंभीरता से और सारे चाक चौबंद इलाज, उपचार और उपाय करने के बाद ही वहां चुनाव मैदान में जाएगी।
तो उससे चर्चा ये भी चल निकली है कि पश्चिम बंगाल में अधिसूचना जारी होने से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले गवर्नर रूल भी, राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है और ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। वैसे तो सीवी आनंद बोस कई मसलों पर अपनी राय और अपनी सिफारिशें गृह मंत्रालय को, राष्ट्रपति को भेजते रहे हैं इन 3 साल 3 महीने के कार्यकाल में। लेकिन उन पर कभी कोई जिसको कहते हैं हम कि निर्णायक फैसला नहीं हुआ। यानी वहां पर राष्ट्रपति रूल लगाने का कोई फैसला नहीं किया गया। अब ये चर्चाएं क्यों चल निकली हैं? क्योंकि ममता बनर्जी पर इधर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कड़ा रुख अपना चुका है और इतना कड़ा रुख अपनाया है कि जो रिवीजन की याचिकाएं थी, रिवीजन का जो काम पड़ा हुआ था, जिसको ममता सरकार के असहयोग के चलते पूरा नहीं किया जा पा रहा था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस वाली बेंच ने न्यायिक अधिकारियों को लगाया है। और बाद में जब देखा कि तय समय सीमा में ये नहीं हो पा रहा है, तो फिर उड़ीसा और झारखंड के भी जो जजेस थे, जो न्यायिक अधिकारी थे, उनको कहा गया कि आप भी पश्चिम बंगाल का जो रिवीजन का काम है, मतदाता सूचियों का, आपत्तियों का, उसमें जुटिए। तो ममता बनर्जी के का जो संकट है, और एक तरीके से ये भी माना जा रहा था पिछले काफी दिनों से, जो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख है, केंद्र सरकार का भी रुख है, मुख्य चुनाव आयुक्त का भी रुख है, उसमें ये माना जा रहा था कि भाई एक तरीके का वहां अघोषित राष्ट्रपति शासन तो लागू है और बेबस कर दिया गया है वहां की मुख्यमंत्री को, वहां के शासन और प्रशासन को। अब ये जो हुआ है, यानी सीवी आनंद बोस जो गवर्नर हैं, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, इसको लेकर के अगेन ये चर्चाएं चल निकली हैं कि वहां पर निश्चित रूप से कुछ बड़ा होने वाला है। और आर.एन. रवि, जो अपने सख्त मिजाज के लिए पहले से ही मशहूर हो चुके हैं, तमिलनाडु के गवर्नर हाउस में रहते हुए, उनके अगर कलकत्ता पहुंचने के आसार बन रहे हैं या वो पहुंचने वाले हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे का रास्ता क्या होगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर, बल्कि इससे पहले मैं एक और अपडेट पर अगर अपने विचार नहीं रखूंगा, तो ये जो चर्चा हमारी पश्चिम बंगाल के गवर्नर के इस्तीफे को लेकर के शुरू हुई है, ये अधूरी रह जाएगी। जो बड़ा घटनाक्रम जिस पर मैंने दूसरे चैनल पर अपडेट किए हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा में जा रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। ये फैसला कल ही हो गया था, लेकिन आज उस पर नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी ट्वीट जारी करके। और जब गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का और दूसरे लोगों का नॉमिनेशन दाखिल कराने के लिए, तो नीतीश कुमार का भी साथ जाना विधानसभा और वहां जाकर के खुद भी राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरना, तो जो कल से चर्चाएं चल रही थी, उन पर नीतीश कुमार ने भी मोहर लगा दी। और उन्होंने एक बयान जारी करके पिछले 20-22 सालों में बिहार की जनता ने जो सहयोग दिया है एज चीफ मिनिस्टर, उसके लिए आभार भी व्यक्त किया है और ये भी कह दिया है कि बिहार में जो नई सरकार बनने जा रही है, उसको भी मेरा सहयोग और मार्गदर्शन बना रहेगा। और चर्चाएं तो यही हैं कि नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का जो एक उपक्रम था, वो पूरा हुआ, किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनके एज चीफ मिनिस्टर 20 साल पूरे होने दिए गए और अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले
बिहार में नेतृत्व परिवर्तन करने का फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया है एक्चुअल में पश्चिम बंगाल की जनता को भी, मतदाताओं को भी। चूंकि बिल्कुल पड़ोस का राज्य है बिहार पश्चिम बंगाल का, तो वहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है तो इसका एक मैसेज भी बनता है, इससे एक माहौल भी बनता है। आप देखिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जून 2024 में। हालांकि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, लेकिन एनडीए को मिला। उसके बाद जो 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनमें से अब 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। केवल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वरना 6 में से 4 में भारतीय जनता पार्टी को ही जनता ने चुना है। अब बिहार में नीतीश थे अब तक, चुनाव होने के बाद नवंबर 2025 में वो मुख्यमंत्री बने थे, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे। अब उन्होंने कुर्सी खाली करने का फैसला लिया है, केंद्र में जाने का फैसला किया है और केंद्र में आने का अमित शाह ने उनका स्वागत भी कर दिया है। तो जाहिर है उनको केंद्रीय मंत्री परिषद में यानी मोदी सरकार में कोई अहम मंत्रालय, अहम दायित्व सौंपा जाने वाला है। तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश है पश्चिम बंगाल के लिए। और ये सारा घटनाक्रम भी ममता बनर्जी को और जो मोदी विरोधी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, वामपंथी हैं, सारे जो वहां चुनाव लड़ते रहे हैं, जो सत्ता में रहे हैं, उन सब के लिए भी एक संदेश और संकेत है, बिल्कुल स्पष्ट संदेश और संकेत है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे, इनके अपडेट करना बहुत जरूरी था। अब आते हैं जरा तीसरी घटना पर। जो युद्ध इस समय चल रहा है, जो अटैक अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किए जा रहे हैं और ईरान की तरफ से जो ईरान के चारों तरफ 8 ऐसे देश जिनमें अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उन पर जो अटैक किए जा रहे हैं, उनकी अब तादाद भी बढ़ रही है और उनका दायरा भी एक्चुअल में बढ़ रहा है। अजरबैजान पर 2 ड्रोन अटैक हुए हैं और इसके बाद से अजरबैजान के राष्ट्रपति ने गहरी नाराजगी जाहिर की है, ईरान से माफी मांगने को कहा है, ईरान के राजदूत को तलब कर लिया गया है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दीवार के पास ड्रोन अटैक हुआ है और एक गांव में हुआ है, वहां 2 लोग घायल भी हुए हैं अजरबैजान के। इसी तरीके से दुबई पर अटैक हो रहे हैं, जो शांत इलाके माने जाते रहे हैं और जहां लोग सुकून की सांस लेते रहे हैं कि यहां तो कोई खतरा नहीं है। चूंकि आपको यूएई पर अटैक करने थे, सऊदी अरब पर अटैक करने थे, तो आपने केवल वहां जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं उन पर अटैक नहीं किया है, बल्कि जो जिनका कोई लेना एक ना देना दो इस पूरे युद्ध से, आपने उनको भी हिट किया है, उनको भी टारगेट करके अटैक किया है। तो पूरे खाड़ी के देशों में, पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जितने भी देश हैं, इस समय सब में हालत बहुत खराब है, तनाव की स्थिति है, सब युद्ध की चपेट में आ गए हैं। अब आप देखिए कि अगर कतर में, अगर बहरीन पर, अगर सऊदी अरब में, अगर यूएई में, अजरबैजान में और जो इराक में कुर्द फोर्सेस हैं, उन पर भी अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से, तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरा पश्चिम एशिया ही एक तरीके से युद्ध में झोंक दिया है। ईरान चाहता तो इसको अपने तक सीमित रख सकता था, लेकिन अब देखिए 3 यूरोपीय देश
साइप्रस पर अटैक किया था, 2 मिसाइलें भेजी थी ईरान ने, जहां पर ब्रिटिश फौजें तैनात हैं। तो साइप्रस के अटैक के बाद ब्रिटेन, जो अभी असमंजस की स्थिति में था कि हिंद महासागर में जो उसका एक स्ट्रेटेजिक जगह है, उसको यूज करने दे या नहीं करने दे अमेरिका को, तो उसने फिर उसको खोल दिया और कहा कि वो फ्री हैंडली उससे अपनी उड़ान भर सकता है और ईरान पर अटैक कर सकता है। जर्मनी और फ्रांस भी अमेरिका के साथ खड़े हो गए, वो भी हिचक रहे थे। और जो नया डेवलपमेंट है, जिससे आप अवगत भी होंगे, युद्ध अब भारत के भी दरवाजे तक पहुंच गया है। भारत में एक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए ईरान का एक युद्धपोत नौसैनिकों के साथ भारत आया था और भारत से वापसी कर रहा था। जब वो हिंद महासागर में इंटरनेशनल एरिया में पहुंचा और श्रीलंका के पास से गुजर रहा था, उस समय अमेरिका ने उस पर अटैक किया है। एक सबमरीन से तारपीड़ों के जरिए उसको अटैक किया गया, उसको डुबोने का काम किया गया। श्रीलंका का भी और ईरान का भी ये कहना है कि उसके 87 नौसैनिक मारे गए हैं अमेरिका के इस हमले में। करीब 20-22 नौसैनिक गाले में अस्पताल में श्रीलंका में भर्ती कराए गए हैं, वो घायल हैं बुरी तरीके से। और बहुत सारे नौसैनिकों की डेड बॉडी अभी मिली नहीं है। तो ये भारत के क्षेत्र में, हिंद महासागर में अटैक हुआ है। तो ये बड़ी घटना है और इस पर देश के भीतर सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं कि अगर ये स्थितियां परिस्थितियां हो गई, ईरान भी हमसे कोई बहुत दूर नहीं है जहां पर ये सब हो रहा है। पिछले साल जून में भी हुआ था और इस बार तो आर पार की लड़ाई छेड़ दी है अमेरिका और इजराइल ने। उसका कहना यह है कि हम इस बार मुकम्मल इलाज करेंगे और जो परमाणु अस्त्र बनने की कोई संभावना है भी, उसको हम शून्य करेंगे, 0% कर देंगे। तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि चाहे इसके लिए 4-5 सप्ताह ही क्यों ना लग जाएं या इससे ज्यादा समय क्यों ना लग जाए। अमेरिका के पेंटागन के भी एक अधिकारी का बयान आया है कि इसमें 3 महीने भी खींच सकते हैं, 100 दिन भी लग सकते हैं। यानी ये युद्ध लंबा खींचने वाला है। ऐसे में अगर हिंद महासागर में ईरान का कोई युद्धपोत अमेरिका पनडुब्बी तारपीड़ों के जरिए जो है नष्ट करवा रहा है, उस पर अटैक करके नौसैनिकों को भी मार रहा है, तो फिर ये हम यही कहेंगे कि ये भारत के दरवाजे तक युद्ध पहुंच चुका है। भारत इस पर अमेरिका के प्रति क्या रुख अपनाता है, अपना विरोध दर्ज कराता है, नहीं कराता है, अभी शांत रहता है, अभी समय गुजरने देता है, क्या नीति अपनाएगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। पर एक काम और हुआ है। भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंचे हैं और वहां उन्होंने जो शोक पुस्तिका रखी है अयतुल्ला अली खामेनी के मारे जाने के बाद, जो शोक पुस्तिका रखी है उसमें भारत की तरफ से एक शोक संदेश लिखा है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं और एक मैसेज भी लिखा है कि हम इस समय ईरान के प्रति संवेदना और एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। हमारे देश में सोनिया गांधी ने तो बहुत लंबा लेख लिख मारा इस पर, राहुल गांधी रोजाना ही बयान दे रहे हैं, कुछ और नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती वो भी सीना पीट रही है और कह रही है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, उनको तो इस पर रिएक्ट करना चाहिए था। बहरहाल जो भी है, अब भारत की तरफ से कम खामेनी की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है, एकजुटता का प्रदर्शन
शोक पुस्तिका में विदेश सचिव के द्वारा हस्ताक्षर करने से यह किया गया है। पर प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या एज सच विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई अलग से बयान जारी नहीं किया गया है, किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया गया है। जिस तरह पाकिस्तान में संसद में बाकायदा फातिहा पढ़ा गया है, कहने को पाकिस्तान ये कहता है कि हम अमेरिका के अब सहयोगी हैं या अमेरिका का हम पर बड़ा वरद हस्त है, और 2-3 बार जो है आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस जाकर के कॉलर खड़े करते रहे, लेकिन जैसे ही ये सब हुआ उसके बाद पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है। भारत अभी संतुलन साधे हुए है, लेकिन इतना भी संतुलित नहीं है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हमला शुरू होने से करीब-करीब 3-4 दिन पहले की जो इज़राइल की यात्रा है, उसमें उन्होंने पार्लियामेंट में, वहाँ की पार्लियामेंट में संबोधन करते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं और इस पूरे मामले में इज़राइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। तो अगर गाजा से 7 फरवरी 23 को इज़राइल पर अटैक किया था हमास ने, और हमास अगर पूरी तरीके से ईरान के द्वारा वित्त पोषित एक आतंकी संगठन है, तो इस लड़ाई में भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम आतंकवाद के पीड़ित देश इज़राइल के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।